तरुण तेजपाल के अग्रिम जमानत के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट ने रखा सुरक्षित। 29 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर साधा निशाना। धर्म की राजनीति करने का लगाया आरोप। नरेंद्र मोदी को भी लिया आड़े हाथों। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद शुरू हुआ दावों का दौर। दिग्विजय सिंह ने कहा, प्रदेश में बनेगी कांग्रेस की सरकार, भाजपा को मिलेंगी केवल 90 सीटें। भोपाल में पति बना हैवान, मामूली बात पर गर्भवती पत्नी की गला दबाकर की हत्या। पुलिस ने शुरू की जांच। और भोपाल में एक होटल में पुलिस की दबिश, 8 जुआरी गिरफ्तार, करीब 4.5 लाख रुपए बरामद। नमस्कार, फाइन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश कुशवाहा। महिला पत्रकार के यौन शोषण केस में फंसे तहलका के संपादक तरुण तेजपाल को दिल्ली हाई कोर्ट से कड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने तेजपाल की अग्रिम जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। साथ ही तेजपाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया। जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी, जिसके कारण तेजपाल पर गिरफ्तारी की तलवार अभी भी लटकी हुई है। गौरतलब है कि तेजपाल ने इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दायर की थी। सहकर्मी से यौन शोषण के आरोप में फंसे तहलका पत्रिका के तरुण तेजपाल के मुद्दे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह का कहना है कि तेजपाल पर लगे आरोपों के पीछे षड्यंत्र से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि एनडीए के शासनकाल में जिस तरह बीजेपी ने मीडिया का गला घोंटा है, जनता को उसे भी याद रखना चाहिए। साथ ही दिग्विजय सिंह ने हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए सुब्रमण्यम स्वामी पर भी निशाना साधा। मैं भी तरुण तेजपाल जी को काफी समय से जानता हूं, लेकिन ये बात भी सही है कि तरुण तेजपाल जी ने जो एनडीए सरकार के मंत्री और बीजेपी के अध्यक्ष के साथ का जो स्टिंग ऑपरेशन किया था, उसके बाद तरुण तेजपाल जी के तहलका संस्थान को किस प्रकार जेल में बंद किया गया और किस प्रकार मीडिया का गला घोंटा गया एनडीए के सरकार में, ये भी एक ऐतिहासिक सत्य है। कि सुब्रमण्यम स्वामी जी क्या कहेंगे, उनका खुद का क्या चरित्र है, उन्होंने आरएसएस के बारे में क्या क्या बातें कही हैं, बीजेपी के बारे में क्या क्या बातें कही हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में क्या क्या बातें कही हैं, उनका चरित्र सब लोग जानते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के परिणामों पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में दिग्गी ने दावा किया कि प्रदेश में इस बार कांग्रेस की ही सरकार बनेगी और बीजेपी को इस बार सिर्फ 90 सीटें ही मिलेंगी। जी, मेरा फीडबैक ठीक है और जो सर्वेज आए थे उनसे कहीं हमारा बेहतर है और मेरा तो मैं तो कह भी चुका हूं, मैं कह भी चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी 90 सीटें पार नहीं करेगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। उधर दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शरीक हुए कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने मोदी पर निशाना साधा। साथ ही भारतीय जनता पार्टी को भी आड़े हाथों लेते हुए धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया। कॉन्स्पिरेसी का मसला ही ले लिया जाए तो उन शख्स के बारे में क्या कहा जाए कि जिनके कॉन्स्पिरेसी की वजह से हजारों लोग 2002 में मारे गए। क्या उसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नजर नहीं आती? मेरी लड़ाई वैचारिक है, विचारधारा की लड़ाई है और विचारधारा की लड़ाई कोई किसी प्रकार का समझौता कम से कम मैं नहीं कर सकता। सरकार आए जाए, मैं रहूं ना रहूं, उसके कोई प्रश्न उपस्थित नहीं रह सकता। लेकिन इस देश में उन लोगों की ताकत नहीं बढ़ने दूंगा जो धर्म के नाम पर वैमनस्यता फैलाते हैं, जो धर्म के नाम पर दंगे कराते हैं, फसाद कराते हैं। ऐसे लोगों के
के साथ मैं कभी समझौता कर सकता। दिल्ली में भाजपा की वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने कांग्रेस को बढ़ती महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहराया। सुषमा ने केंद्र सरकार और दिल्ली की शीला सरकार को जमकर कोसा। दोनों सरकारें मिलकर दिल्ली वासियों को सता रही, उन्हें कष्ट और पीड़ा दे रही। अगर केंद्र की सरकार खाने पीने की वस्तुओं के दाम बढ़ाती है, डीजल पेट्रोल गैस के दाम बढ़ाती है, तो दिल्ली की सरकार बिजली और पानी के दाम बढ़ाती है। दोहरी मार महंगाई की दिल्ली वासियों के कंधे पर पड़ रही है। मैं पूछना चाहती हूँ, यहाँ की मुख्यमंत्री महिला है, कांग्रेस की यूपीए की चेयरपर्सन महिला है, कि जिस महिला के आदमी की आमदनी में 1 रुपए की बढ़ोतरी नहीं हुई और उसके रसोई का बजट 3 गुना बढ़ गया, वो कैसे अपनी रसोई चलाएगी, कैसे अपना जीवन चलाएगी, क्या खाएगी और क्या दूसरों को खिलाएगी। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने ईवीएम में बड़े पैमाने में मिली गड़बड़ी की शिकायतों को गंभीरता से लिया है। साथ ही चुनाव आयोग से इसकी जांच कराने की मांग की है। अजय सिंह ने कहा कि इस बात की आशंका पहले से थी कि बीजेपी हार से बचने के लिए इस तरह की कोशिश कर सकती है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कई केंद्रों में पंजे का बटन दबाने के बाद भी फूल के सामने लाइट जलने की शिकायत मिली है। इससे वोटिंग मशीन में गड़बड़ी की आशंका बढ़ जाती है। विधानसभा चुनावों के पहले से बीजेपी और कांग्रेस के बीच शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर अब दावों पर केंद्रित हो गया है। प्रदेश के दोनों ही प्रमुख दल अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस जहां 120 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी का दावा कर रही है, वहीं बीजेपी 145 से भी ज्यादा सीटें लेकर हैट्रिक बनाने का दावा कर रही है। हालांकि सभी राजनीतिक दलों के भाग्य का फैसला ईवीएम मशीन में कैद है। दोनों ही दलों के ये दावे कितने हकीकत में बदलते हैं, इसका खुलासा 8 दिसंबर को होगा। शिकायतें आई हैं, अब चुनाव आयोग समीक्षा करेगा। इस तरह की शिकायतें हमारे जो पोलिंग एजेंट हैं उन्होंने दर्ज कराई शिकायत। मुख्य यही शिकायतें थी कि जहां बटन दबाया उसकी बत्ती नहीं जली, दूसरी की बत्ती जली। अब वो रजिस्टर कहाँ हुआ हमें नहीं मालूम, क्योंकि हम लोग तो तकनीकी जानकार नहीं हैं। इसके बाद भी जनता ने कांग्रेस में विश्वास व्यक्त अधिकतर किया है, इसलिए हम स्पष्ट बहुमत लाएंगे। लगता है स्पष्ट बहुमत कांग्रेस का आएगा। पिछले 10 वर्षों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इतिहास ही बना रही है। पहले कहा जाता था कि ये सरकार में आते नहीं हैं, आते हैं तो चलते नहीं हैं, चलते हैं तो इनके मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं, सरकार में रहते हुए सरकार नहीं लाते हैं। और स्थितियां ऐसी बदली कि हम सरकार में भी आए, 1-2 साल नहीं 10 साल रहे हैं, सरकार रहते हुए सरकार लाए, एक मुख्यमंत्री 8 साल से चल रहे हैं। और ये सब चीजें लगातार सारे मिथक तोड़े गए, इसलिए एक नए इतिहास की ओर हम बढ़ रहे हैं। आपका सवाल कि तीसरी बार सरकार अभी तक किसी की नहीं बनी, तो तीसरी बार भी सरकार बनेगी और तीसरी बार मुख्यमंत्री शिवराज जी बनेंगे। चुनावी इनके दावे याद हैं और उसका परिणाम क्या आया? दावों से सरकार नहीं बनती है, सरकार बनती है शिवराज जी की तरह जनता के बीच में जाने से, क्षेत्र में काम करने से, जो योजनाएं बनाई उनको इम्प्लीमेंट कराने से, विचार को पोषित करने से सरकार बनती है। कहने मात्र से सरकार नहीं बनती। परिणाम हमारे सामने 8 तारीख को आने वाला है। प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर कुल 72.52% मतदान हुआ है, लेकिन प्रदेश के 3 केंद्र ऐसे भी हैं जहां पर आयोग ने दोबारा मतदान कराने का निर्णय लिया है। इन पोलिंग बूथों पर आयोग के पास गड़बड़ी की खबर आई थी। इसके बाद आयोग ने यहां 30 नवंबर को मतदान कराने का निर्णय लिया है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मुरैना जिले के सुमावली विधानसभा क्षेत्र के बहरारा, जबलपुर जिले की पनागर विधानसभा क्षेत्र के बरौदा और रीवा जिले की सिरमौर विधानसभा सीट के बैकुंठपुर मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान कराया जाएगा। हाँ, इस बारे में जो आरओ और जो ऑब्जर्वर से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उसको रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश के विभिन्न 3
निर्वाचन क्षेत्रों के 3 मतदान केंद्रों के बारे में आयोग को प्रस्ताव भेजा गया, वहाँ पर रीपोलिंग के लिए, पुनर्मतदान के लिए, और जैसे आयोग के निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार वहाँ कार्रवाई की जाएगी। भोपाल की 7 विधानसभा सीटों में से मध्य विधानसभा सीट पर राजनीतिक दलों की खासी दिलचस्पी देखने को मिली। यहां 61.79% मतदान हुआ। इसमें से बूथ क्रमांक 22 पर सबसे ज्यादा 84.98% मतदान हुआ। ये बूथ पुराने भोपाल में आता है। वहीं बूथ क्रमांक 200 पर सबसे कम 34.72% ही मतदान हो सका। मध्य विधानसभा में कुल 230 मतदान केंद्र बनाए गए थे। हालांकि मतदान के दौरान कुछ पोलिंग बूथों पर ईवीएम मशीनें बदलनी भी पड़ी। रिटर्निंग ऑफिसर जीएस धुर्वे ने बताया कि यहां पर मतदान प्रतिशत अपेक्षा के अनुकूल रहा। लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने में काफी सहयोग किया। पूरे वोटिंग में जो है टोटल विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 153 में 61.79% जो है वोटिंग हुई है, जिसमें सबसे अधिक जो है मतदान केंद्र क्रमांक 22 स्टेशन एरिया का है, जहां पे 84.98% जो है वोटिंग हुई है। और सबसे कम विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 200 में सबसे कम वोटिंग हुई है, जो कि 34.72 रही है। 25 नवंबर को पूरे प्रदेश में हुए मतदान के बाद सभी राजनीतिक दल अपनी थकान मिटाने में जुटे हैं। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दलों के ऑफिसों में सन्नाटा छाया हुआ है। बीजेपी की बात करें तो प्रदेश कार्यालय में कम ही लोग दिखाई दे रहे हैं। पार्टी के प्रदेश कार्यालय मंत्री आलोक संजर से बात की गई तो उनका कहना है कि 1-2 दिन की छुट्टी के बाद अब पार्टी की अगली रणनीति 8 दिसंबर को होने वाली मतगणना की है। इसके लिए अगले 1-2 दिनों में सभी की जिम्मेदारी तय कर दी जाएगी। जी, हमारी जैसा पहले रही वैसी रहेगी। अभी भी कार्यालय खुला है, मैं कार्यालय में आया हूँ, हमारे नेतागण कार्यालय में हैं। लेकिन अब हमारी जो काउंटिंग एजेंट्स बनने हैं उसकी हम चिंता कर रहे हैं, हमारे प्रत्याशी चिंता कर रहे हैं, हमारा संगठन चिंता कर रहा है, क्योंकि हमारी आखिरी लड़ाई अब काउंटिंग में है। तो अब चूंकि ईवीएम मशीन है, ईवीएम मशीन तो फटाक से रिजल्ट दे देती है। पहले जरूर हमको बहुत चिंता करनी पड़ती थी, कार्यकर्ताओं को बताना पड़ता था कि एक एक मत हमको कैसे संभाल के रखना है, जो मतपत्र हुआ करते थे। अब तो चूंकि हमको सिर्फ गणित का मामला है, उन्होंने कहा इतने वोट यहाँ से और यहाँ से, उस गणित को हमको संभाल के रखना, ARO तक पहुँचाना, ऐसी हम कार्यकर्ताओं को 2 दिन बाद से ट्रेनिंग देने वाले हैं। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सभी राजनीतिक दलों का पूरा फोकस 8 दिसंबर को है, जिस दिन मतों की गणना होना है। इस समय हम मौजूद हैं बीजेपी ऑफिस में। वैसे तो यहाँ चारों तरफ सन्नाटा है, फिर भी जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि अब उनकी पूरी स्ट्रेटेजी 8 दिसंबर को जो मतगणना होना है उसको लेकर है। कैमरा पर्सन फैजान अली के साथ राजेश सक्सेना, 5 न्यूज़। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।